नमस्ते बच्चों। आप सब लोगों ने इस लेक्चर को ज्वाइन किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये टॉपिक जो है ग्राफ जो पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 10 के बाद लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में, और ये ग्राफ का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जैसे पिछले वाले में हमने ग्राफ का बेसिक्स पढ़ा है, तो इस वाले में हम लोग ग्राफ के लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हम उन ग्राफ्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और किसी भी ग्राफ को देख करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस ग्राफ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। तो ऑब्वियसली आप इस लेक्चर को आप तभी समझ पाओगे जब आपने पिछला ग्राफ का पार्ट 1 कम से कम देखा हो। अगर ग्राफ का पार्ट 1 ठीक से आपने देखा और समझा हो, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो इसी बात के साथ कि आप सब लोग देख के आए होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग in this lecture. And I have one advice, or you can say request, that please see this lecture thoroughly. मीन्स बीच में छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं होगा। टीचिंग के दौरान कभी भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई जाती है, धीरे 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 करके चला जाता है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि बस आए और देखे और निकल लिए कि हाँ ये तो सब कुछ आता है, तो ऐसा होता नहीं है। सो प्लीज बी विथ मी in the whole lecture, and then have what I am serving to you, which is of great importance. So लगे रहिए और चलते हैं हम लोग आगे। Thank you. So we are doing this graph part 2, and this is we are doing basic graph. हमने पिछली क्लास में आपको टॉपिक जो पढ़ाया था वो था बेसिक्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के बेसिक्स बताए थे, और अभी क्या बोला जा रहा है? बेसिक्स ऑफ ग्राफ नहीं, बेसिक ग्राफ। मतलब अब हम ग्राफ देख रहे हैं और वो बेसिक ग्राफ्स हैं। बेसिक्स ऑफ ग्राफ में जो फंडामेंटल पॉइंट्स है कि ग्राफ के पीछे का लॉजिक है वो बताया गया। और अब बेसिक ग्राफ में हम लोग कितने तरीके के ग्राफ होते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है वो दिखा रहा हूँ। सो लेट्स सी, देयर आर बेसिकली 9 ग्राफ्स जिनको हम लोग बेसिक ग्राफ्स कहते हैं, और वही हमें बार बार देखने को मिलेंगे और आप उनको देखिए। सो इनको एलिमेंट्री ग्राफ्स कहते हैं हम लोग। मुझे ये मेरी समझ है कि ये इसको ऐसे कहा जाता है, बाकी बुक्स में आपको ये अलग से दिखाया नहीं जाएगा, वो उनके साथ ही पढ़ाएंगे। मैं इसको अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ। दिस इज वन, एक, फिर एक इस पे हमने दूसरा लिया। थोड़ा यहाँ पे एक, दिस इज थर्ड। इतना रख के छोड़ते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कि अब कैसे क्या करना। नाउ लुक एट दिस हियर। सो आई सेड दिस इज बेसिक्स ग्राफ की बात हो रही है। तो मान लो कि आप इस पे y रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई होगा y, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि f ऑफ x होगा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे कोई x है, और y और x के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया। ये x एक्सिस है, ये 0 0 है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको ग्राफ ऐसा मिले, ये y2 कह दिया, ये y1 मिल गया, और कोई बोले कि यार ये y0 है बिल्कुल 0 के पास पास, या सपोज करो y0 का
तो अगर ऐसा ग्राफ मिलता है, इफ द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि x के अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू सेम रहती है। मीन्स x चेंज हो रहा बट y चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स y इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन x, मीन्स y इज कांस्टेंट। एंड हाउ मच? इट इज नॉट जीरो, इट हैज अ सर्टेन वैल्यू, दैट इज y2। इसमें क्या है, ये भी वैसा ही ग्राफ है बट इसमें x बदलने पे इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, बट इसका वैल्यू क्या है, y1, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर वो बिल्कुल x एक्सिस पे ही है, चिपका हुआ है, तो इसका मतलब x बदल रहा है बट y बिल्कुल नहीं बदल रहा, और y की वैल्यू भी क्या है, 0। So if I call it this as a, this as a B and this as a C, then A और B और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? like A, इसको मैंने बोला 1 नंबर ग्राफ पढ़ रहा हूँ। So 1 represents like 1A represents what? पहली मोटी बात यहाँ पे क्या देखे कि 4 like Y is not changing as X changes, as X changes। पहली बेसिक बात हमने ये समझनी है, X चेंज हो रहा तो Y चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब Y is constant, we can say Y is constant। देखो जी, मैं ये बात भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ, Y is constant, राइट। और अगली बात क्या हो सकता है, Y is not dependent upon X, कोई भी बात कही जा सकती है। तो अगर ग्राफ ऐसा देखने को मिल रहा है तो मीनिंग क्या है, y is not changing as x changes, y is constant, और हम ये भी कह सकते हैं y is not dependent upon x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक y0 for all x, ओके। b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equal to y1 for all x, और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equal to y2 for all of x, like this। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब कि जो वो y फिजिकल क्वांटिटी है वो x पे डिपेंड नहीं करती, और वो उसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है। अब वो कितनी फिक्स वैल्यू रहती है वो डिपेंड करता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस पे वो किस हाइट से है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो ये एक बेसिक वन सेट ऑफ ग्राफ पढ़ाती है कि दिस इज वन ग्राफ, वन बेसिक ग्राफ हैज बीन टॉट टू यू। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड वन। इस पे आपने y लिया, इस पे आपने x लिख दिया, ये 0 0 है। व्हाट यू आर सेइंग दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x y इज चेंजिंग। यहाँ तो आपने बोल दिया y इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन x। यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि x के एक वैल्यू पे आप तो कह रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, कभी y1 आ गया, कभी y2 आ गया, कभी मतलब अलग अलग x पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, y1 आ गया, y2 आ गया, 0 आ गया, समथिंग लाइक दैट। नाउ यहाँ पे अगर y कह रहे हो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के किसी एक ही वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू कैसी हो सकती है। तो ये इस तरीके का अगर ग्राफ देखने को मिले तो इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल ग्राफ। लेकिन अगर कोई उसको उल्टा करके देखे, बोले हेलो सर, आप इसी चीज को, ये जो दिख रहा है इसको आप पहले टर्न करिए कितने डिग्री से, लेट सपोज यू टर्न बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री टर्न करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल इसका फ्लिप उल्टा हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। 90 डिग्री टर्न करोगे तो बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि इसको 180 डिग्री इसका फेस से इंटरसेप्ट करो तो ये बन जाएगा। सो मतलब ये है कि अगर इस पे ऐसे दिखाया हुआ है तो ये यहाँ पे एक रीडिंग हो सकती है दैट y इज x इज कांस्टेंट फॉर ऑल y। कुछ लोग इसका मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं, लाइक फॉर ऑल y x इज कांस्टेंट। कुछ लोग ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दें, राइट। तो फिर वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि y, हम जो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ का बेसिक भूल जा रहे हैं। वो ग्राफ का बेसिक क्या है कि देयर शुड बी टू फिजिकल क्वांटिटी वेयर वन मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन अनदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके हमने ग्राफ प्लॉट किया लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, मैं आपसे यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सपोज कर लो मैं जिस पर्टिकुलर चेयर पे बैठा हुआ हूँ और आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, और तब से लेकर के अगले 1 घंटे तक मैं इसी चेयर पे बैठा हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए, तो टाइम आपका बदलता जाएगा, मेरा पोजीशन तो वही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा पोजीशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मेरा पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, बट इतने से इतने टाइम के बीच में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे ग्राफ के बेसिक से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बट अब अगर कोई कहे हेलो इस पे आप पोजीशन लीजिए और इस पे टाइम लीजिए, बोले एक ही टाइम पे आप अनगिनत जगह पे है, मैंने यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कैसे हो सकता है भैया? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको अगर उल्टा इंटरप्रेट करके पढ़ेंगे कि फॉर ऑल वाई एक्स इज कांस्टेंट, तो पढ़ने के लिए पढ़ा जा सकता है, बट ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ के साथ इनजस्टिस है। बट कुछ मैथमेटिशियन लोग इसको उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उनके लिए एक डाटा है और ये भी एक डाटा है। मैथमेटिशियंस के हिसाब से ये एक डाटा है और ये भी डाटा है। अब वो डाटा और डाटा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो वो डाटा के तरीके से देख करके ये बात कह सकते हैं। बट हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, कब कर रही है, कब नहीं कर रही है? तो भैया यहाँ से यहाँ तक ये डिपेंड नहीं कर रही है, और ये तो ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको दो बेसिक्स ग्राफ पढ़ा दिए, 1 और 2, इसको इंटरप्रेट करना सिखा दिया। अब हम तीसरे पे चलते हैं, लेट्स गो ऑन थर्ड वन, राइट। सो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड बेसिक ग्राफ। तो इस पे हमने क्या लिया y, और इस पे हमने क्या लिया x फिर से। और अब सपोज कर लो कि हमने इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाया, राइट। वी टुक दिस ग्राफ लाइक दिस। लो ये ग्राफ आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। अब अगर ये ग्राफ है हमारा, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? और एक इसमें मतलब थर्ड के अंदर एक ये कंसिडरेशन है। हम एक ऐसा भी ले सकते हैं, लेट्स टॉक वी आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस, थोड़ा ऐसे दे लिया, राइट। ये भी हो सकता है। हम थोड़ा ऐसे भी रख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये तीन बेसिक बात दिखाई है, देखते हैं जरा आप क्या मतलब है। तो ये थर्ड है, इसको मैं कह रहा हूँ ए, इसको मैं कह रहा हूँ ए, इसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ बी, और इसको कह रहा हूँ सी। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल ओब्वियसली ये थीटा, इसको थीटा 1 कह दिया हमने, इसको थीटा 2 कह दिया, समथिंग लाइक दैट, ये थीटा 2 कह दिया। पहले हम थर्ड ए के बारे में बात करते हैं। बेसिक बात यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स बदल रहा है तो वाई बदल रहा है। बट इस केस में, ए के केस में, एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, लेकिन एक्स जब जीरो था तो वाई जीरो था। जैसे एक्स जीरो से बदलना स्टार्ट हुआ, वाई तभी से बदलना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या देख रहे हैं, एक्स बदल रहा है, इसके लिए तो यहां से यहां तक, फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू, इस वैल्यूज का नाम रख देते हैं कुछ x1। तो 0 टू x1 वैल्यू के लिए इसके पास y में कोई चेंज नहीं है, जीरो ही रहता है, उसके बाद ये चेंज होना स्टार्ट होता है। इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है भाई, जीरो, जब x जीरो है तब भी y की वैल्यू जीरो नहीं है, ऑलरेडी कुछ है, और उसके बाद तो x और बढ़ता है तो y और बढ़ने लगता है। तो बट एक बात कंफर्म है इन तीनों में, क्या कि अलग, भले ये एबीसी अलग अलग ग्राफ है, बट एक ने इन तीनों में एक बात की सिमिलरिटी है, क्या? जब भी एक्स के चेंज होने से वाई में चेंज हो रहा होता है, और जब एक बार वो चेंज होने लगता है तो उसका थ्रू आउट चेंज का रेट जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर आपको यहाँ पे इस एक्स के लिए ये वैल्यू मालूम है वाई, तो अगले एक्स के लिए अगर आपको वाई निकालना है तो आप इस टेन थीटा को यूज करके भी निकाल सकते हो। सो व्हाट हियर बेसिक थिंग व्हाट यू नो, हियर यू आर नोइंग दैट वाई इज चेंजिंग विथ एक्स, एंड जो रेट ऑफ चेंज है उसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो रेट है, दैट रेट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिक बात आपने क्या इंटरप्रेट किया, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए? आपका इंटरप्रिटेशन है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई, वाई with respect to change, with respect to change in x, x is constant, constant। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि रेट कांस्टेंट है, यानी कि दिस से दैट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि एवरेज रेट की बात कर लें, एवरेज रेट की बात कर लें एक, और दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर लें यहाँ पे। यानी कि किसी जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि डी वाई बाई हो डेल्टा एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि this is equal to this is equal to this, मतलब rate of change in y with respect to change in x is constant।
So here we can say that y is changing uniformly with change in x. तो थर्ड ए को लिखेंगे y is changing uniformly y is changing uniformly changing y is changing uniformly with change in x x. Y is changing uniformly with change in x. This is what a, right? 0 से like x 0 y 0, right? x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है and delta y by delta x constant है. ये मतलब हुआ जी. थर्ड बी की बात करें तो y is changing uniformly with change in x. ये बात है, लेकिन कब भाई 0 to x1 के पहले नहीं, x1 के बाद. So here y is changing, लिमिट देखने, y is changing uniformly with change in x if x is greater equal to x1. x अगर x1 से बड़ा है तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा. और थर्ड सी की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, y is changing uniformly with change in x, right? Change in x, and at x is equal to 0 y is equal to, and at x is equal to 0 y is equal to y naught, कोई वैल्यू होगी उसकी, something like that. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. मतलब इसको देख के ये पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, और उसका dy by dx क्या है, कांस्टेंट है. मतलब अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इसका dy by dx एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या पता चल रहा है, वो कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. अगर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. तो ये मीनिंग निकलना चाहिए. So that's what I'm saying, that the rate this is a constant. तो ये dy by dx के बारे में भी पता चल रहा है. और एक बात कि अगर y और x के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया है और आपको रेट के बारे में भी पता चल गया, अब अगर इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो एरिया अंडर ग्राफ भी कुछ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होता हुआ तो वो भी आप बड़ी आसानी से ट्रायंगल का एरिया लगा करके, या जो भी जिसका भी एरिया लगा, ट्रेपीजियम बन रहा होगा, ट्रायंगल बन रहा होगा, या जो भी बन रहा होगा, उसका एरिया निकाल के बता सकते हो कि फलाना फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी इतने से इतने के बीच में क्या वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए एक पतली सी लाइन लेकर अलग कलर का आपको बताना चाह रहा हूँ. लेट सपोज समबडी आस्क अबाउट दिस कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसे वाला. तो अब मैं अगर कहूँ आपसे कि देखो जी इसका एरिया अंडर ग्राफ जो निकल के आएगा वो क्या बताएगा, ओके एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बताएगा, यानी कि हाफ इनटू दिस x1 है, यहाँ कुछ x2 होगा, x2 माइनस x1, और ये y हाफ इनटू y इनटू x2 माइनस x1, तो ये एरिया आएगा. और ये एरिया क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो कि एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में जो चेंज आएगा इतने से इतने के बीच में, उसके बारे में बताएगा. तो I have explained it, and while you will be watching this video, तो आप उसको अगेन सुने तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी. So this is what we have done it. So I have explained you like कि ये क्या मीनिंग रखता है. आपको यहाँ पे क्या पता चला इस ग्राफ के बारे में कि भाई अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में आप बता सकते हैं. दूसरा यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, रेट जो इनके y और x के रेट से जो फिजिकल क्वांटिटी बात निकलती होगी उसके बारे में आप कांस्टेंट बता दोगे. और एरिया अंडर ग्राफ निकाल करके जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती होगी उसके वैल्यू में क्या चेंज आया x के चेंज होने से या y के चेंज होने से, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं. तो ये थर्ड ग्राफ के बारे में मैंने बता दिया. तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कितने ग्राफ पढ़े, 1, 2 एंड 3. कुछ लोग इसको 3A B C ऐसे बना सकते हैं. अब एक चौथा ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. अब उसके बारे में देखते हैं हम लोग.
मैं ना आपको ऐसा भी कर सकता था कि सीधा सीधा डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम पढ़ा देता, लेकिन मैं आपको ना इस लायक बनाना चाहता हूँ कि आप कभी भी ग्राफ देखें, राइट, चाहे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लॉट किया जा रहा हो, तो आप उसको ये ना कहें कि सर ये वाला तो पढ़ाया नहीं था हमारे को। आपको जो ये बेसिक्स ग्राफ पढ़ाए जा रहे हैं या पिछली क्लास में बेसिक्स ऑफ ग्राफ पढ़ाए गए हैं, उसके बेसिस पे आप खुद इंटरप्रेट कर लो कि अब इसका मीनिंग क्या है, right? So that is why I'm trying to develop your mind, and this is what my duty is. So I hope you are getting my job, getting satisfaction, and you are understanding too. So now I would like to take you to the fourth one. Look at this here. तो अब यहाँ पे हम एक चौथे ग्राफ की बात करते हैं. Let's see. We take this one. Right. Right. So okay. So let's take this graph like this. Hmm. So what I have done is I have taken on this y और इस पे x ले लेते हैं, और वो आई एम सेइंग दैट कि ये फोर्थ वन कर रहे हैं हम लोग. सो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालोगे तो कुछ लोग ये एंगल निकाल देते हैं, कुछ लोग ये एंगल सोचते हैं. यू नो, इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी 180 माइनस थीटा. सो स्लोप किसी लाइन का निकाला जाता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में निकाला जाता है. किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है उस एंगल को रख करके और फिर उसका टेन निकाला जाता है. कहोगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज है, तो ये थीटा का जो tan होएगा वो इस लाइन का स्लोप नहीं कहलाएगा. इस लाइन का स्लोप tan ऑफ दिस थीटा नहीं होगा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा होगा. स्लोप ऑफ अ लाइन is tan of the theta where theta is the angle made by that line with positive x axis in anti clockwise direction. मैंने ये बात बोल दी है, आप वीडियो में उसको रिपीट करके सुनना और फिर समझना, अगर भूल गए तो, वरना तो समझ में आ ही रहा होगा. So this is y and this is x. So what do you find that x 0 है तो y मैक्सिमम है, और फिर जब x बढ़ना स्टार्ट हुआ तो y घटने लगा जी. इसका मतलब y is changing with respect to x for sure, but y is not increasing, y is decreasing. और फिर किसी x के पर्टिकुलर वैल्यू पे, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आकर के, यानी कि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वहां पे आकर के y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है. और फिर x बढ़ रहा है तो वो y और घटते घटते क्या होता जा रहा है, निगेटिव हो जा रही है, यानी कि y का डायरेक्शन पलटी हो गया. y पहले पॉजिटिव था, अब y क्या हो गया, निगेटिव हो गया. तुम कहोगे सर y का डायरेक्शन बदल गया, ये बात क्यों कहा? ऑब्वियसली y की वैल्यू पॉजिटिव है, अब y की वैल्यू नेगेटिव हो गया, और y अगर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया. आपने सुना मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यानी यहाँ पे देखा कि x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे था 0 पे, और फिर x के बढ़ने से y घटने स्टार्ट हुआ. यानी x के बढ़ते रहने से y घटते 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 एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे y क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, और फिर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. सो if y is a physical quantity which is having a direction, then positive y और negative y means इसका डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो ये बात समझ में आनी चाहिए. और मैंने स्लोप ऑफ लाइन के बारे में भी मैंने बता दी. तो यहाँ हमने ये सीखा इस ग्राफ से, पहली बात की when x increases, right, x increases, y decreases, पहली बात. दूसरी बात, x is 0 to 0 से बड़ा होकर के x नॉट के बीच में, इसको हमने x नॉट मान लिया,
0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और x नॉट के बीच में है, तो y का क्या सीन है? y नॉट है, राइट, y नॉट से छोटा होता जा रहा है, y नॉट के बराबर या y नॉट से छोटा. इफ x इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 देन y इज डिक्रीजिंग फ्रॉम y नॉट. और फिर x इज इक्वल टू x नॉट के पहले, x नॉट के पहले यानी कि यस बिटवीन दिस टू दिस y इज y की वैल्यू मतलब 0 टू x नॉट के बीच में y नॉट की वैल्यू y की वैल्यू y नॉट से घटती जा रही है और घट करके कहां पहुंच जा रही है? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी. और अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन डालते हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, तो यहाँ पे लिखते इक्वलिटी. इसका क्या मतलब हुआ? जब x नॉट होगा तो y 0 हो जाएगा, और जब x नॉट x की वैल्यू 0 और x नॉट के बीच में होगा तो y की वैल्यू y नॉट और 0 के बीच में होगा. दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम हियर, राइट. सो यहाँ कह रहे हैं x बढ़ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन x नॉट, x is greater than y x naught, then y का mod is greater than 0. y का mod x बढ़ रहा है तो y का जो mod होगा greater than 0 होगा, बट y की बात करें तो वो क्या हो जा रहा है? लेस देन 0, नेगेटिव हो रहा है. देख रहे हैं हम mod लिखेंगे तो ग्रेटर देन 0, और अगर हमने mod नहीं डाला तो वो लेस देन 0 हो रहा है. एंड दिस मीन्स y इज टर्निंग, y इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव. ये बात समझा दी मैंने. अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होता तो हम उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते कि भाई इसका रेट कैसा है, और यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, वो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, बट वो कैसा कांस्टेंट आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. क्योंकि टेन ऑफ दिस करोगे तो वो क्या आएगा? माइनस टेन थीटा आएगा. दैट इज टेन ऑफ 180 माइनस थीटा होगा, एंड दैट विल कम आउट माइनस टेन थीटा. सो दिस इज हाउ इट इज. तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कहेंगे आप? ओके, with increasing x, with increasing x, with increasing x, with increasing x, y start decreasing, decreasing, and at x is equal to x naught, y becomes 0, and for x greater than x naught, right, greater than x naught, y becomes negative, means its direction, changed, direction reversed, its direction is reversed, इसका direction reversed. That's what the meaning is. So but rate of change, but rate of change in y with respect to x is constant but negative. नेगेटिव आने का मतलब कि वो x बढ़ने से डिक्रीज हो रहा है. तो ये आपने सारी बात समझ ली यहाँ पे फोर्स के बारे में. तो सपोज कर लो अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता और यहाँ टाइम होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता, तो टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट घट रहा है. इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी ऑलरेडी कहाँ पे थी? कहीं डिस्प्लेस थी, और जैसे t बढ़ना स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हो गया, यानी कि बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है. और जैसे t इज इक्वल टू टी नॉट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि बॉडी ओरिजिन पे आ गई. और फिर टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी कि वो ओरिजिन से दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ी. तो इसका मीनिंग ऐसे निकाला जाता है, राइट. अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो कहते टाइम बढ़ने पे टाइम 0 था तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा था, और टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी घटने लगा जी, यानी कि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू घटने लगी, यानी कि रिटार्ड होने लगा. और इस जगह पे आके तो भैया वेलोसिटी 0 ही हो गया. तो हम लोग इंटरप्रिटेशन कर लगे. यहाँ मैंने आपको बेसिक्स ग्राफ बता दिया और अब हम उसके इंटरप्रिटेशन की बात करें. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये 4 ग्राफ 1 2 3 4 आपने अच्छे से समझ लिया होगा, राइट. हम लोग ये यस दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड. अब हम लोग 5वां 6ठे और 7वें 8वें ग्राफ की बात करेंगे. जिस तरीके का हमने नंबरिंग की है उसके हिसाब से हमें टोटल 8 ही मिलने हैं, जिसमें से हमने 4 बेसिक ग्राफ पढ़ लिए. अब हम बाकी 4 की बात करने जा रहे हैं, एंड वो अब थोड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है, उसको समझना है. स्ट्रेट लाइन की जितने भी ग्राफ मिलते हैं वो चारों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए.
अब हमें कर्व ग्राफ मिलेंगे, उसको समझना है. So we are talking about this 5. So let's talk about this one. So अब हमें कर्व बनाना है, तो हमने सबसे पहले कुछ इस तरीके से कर्व लिया, समथिंग लाइक दिस, कि भाई ये है, इस पे y लिया और इस पे x ले लिया. तो x के बढ़ने से y के बारे में क्या देख रहे हैं आप यहाँ? Obviously, अब क्या क्या कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ से, लाइक when x0 y is equal to 0. Okay, x increases, y increases. x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, राइट. अब आप यहाँ पे एक और बात बताएं कि रेट, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें हम, तो दैट इज नॉट कांस्टेंट. नो, मतलब dy by dx कांस्टेंट नहीं आएगा, इज नॉट कांस्टेंट. क्यों? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो अलग अलग जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस टेंजेंट का, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इन टेंजेंट्स का स्लोप क्या होता जाएगा? अलग अलग होता जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ अगर आप लेंगे तो थीटा कुछ ऐसे आएगा, यहाँ लेंगे आप तो थीटा कुछ और आएगा, यहाँ लेंगे तो आप थीटा कुछ और आ जाएगा. सो व्हाट यू सी हियर, इस केस में x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, और x 0 है तो y 0 है, बट x के बढ़ने से y के बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है. और वो रेट यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ है ये, और वो रेट भी क्या हो रहा है, dy अपॉन dx कांस्टेंट नहीं है, बट वो रेट जो है आ रहा है, वो रेट जो रेट है, सपोज कर लो हमने यहाँ पे इसको डिस्टेंस रखा, इसको टाइम रखा, तो यहाँ क्या है स्पीड, यहाँ क्या है स्पीड, यहाँ क्या है स्पीड. अब ये स्पीड के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ का स्पीड कुछ और आएगा, यहाँ स्पीड कुछ और आएगा, यहाँ स्पीड कुछ और आएगा. इसका मतलब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट इज नॉट कांस्टेंट. और फिर किसी दो पॉइंट के बीच में एवरेज निकालना होगा तो मैंने आपको सिखा रखा कि पिछले बेसिक्स ऑफ ग्राफ में कि कैसे एवरेज निकाला जाता है. तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट नहीं है. अब रेट कांस्टेंट नहीं है तो रेट के बारे में कुछ और बात कही जा सकती है. हाँ, जितना यहाँ स्पीड होगा उसके कंपैरिजन यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा बढ़ गया और थीटा बढ़ गया, यानी कि जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है. सो dy upon dx is not constant, but rate is increasing. But rate is increasing, not constant, but rate is increasing. जैसे जैसे x बढ़ रहा है वो रेट क्या होता जा रहा है, dy upon dx कांस्टेंट नहीं है, और dy by dx is increasing. dy upon dx कैसा आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो क्या वो सदा के लिए इंक्रीज हो रहा है? नो, एक सर्टेन जगह तक हो सकता है, इसके बाद वो क्या हो जाए, धीरे धीरे यहाँ तक जाकर के वो हो सकता है कि बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए. सपोज कर लो मैं यहाँ तक ले गया और उसके बाद ले लो ये बिल्कुल ऐसे हो गया. अब यानी यहाँ तक तो ठीक बात है, और ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब तो ये इम्पॉसिबल हो गया ना. ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि एक ही एक्स पे अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो ये वाला सेक्शन इम्पॉसिबल हो जाए. तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने की. सीधा आप उसको ये नहीं कि आप उसको खींच के ले गया, बोला सर ये देखो ये सीधा हो जाएगा. नो, दैट्स इम्पॉसिबल सेक्शन, तो ये हटा दिया, इसको नहीं रखेंगे. तो मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है यहाँ तक होगा. हो सकता है अभी कोई पूछे अच्छा इसके बारे में बताओ, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो हो सकता है ये रेट वहां तक जाए ही नहीं. भाई हमें यहीं तक का ऑब्जर्वेशन दे रखा, हमने यहीं तक ऑब्जर्व किया, इसके बारे में हम कोई बता ही नहीं सकते कि इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज हम इसके ट्रेंड से नहीं बता सकते कि आगे फॉर श्योर ऐसा ही कुछ बढ़ता जा रहा होगा. हम सिर्फ इतने के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे x की इस वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी हमें पता नहीं है. अगर वो स्ट्रेट लाइन होता तो कुछ कह भी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं कह सकते. तो यहाँ आपने ये सीखा कि अगर ग्राफ ऐसा हो, सो व्हाट यू से, for x0 y0 x increases y increases and dy by dx is not constant and dy by dx is increasing, that is rate is increasing. This is what you learned over here. This is fifth graph. So
ये बड़े अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। फिर हमें यहाँ भी एरिया अंडर कर्व होता होगा, उसके बारे में भी, ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ जो होगा उसको, उससे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, हम उसकी भी वैल्यू चाहे होंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर कोई मान लिया जाए कि क्योंकि x1 पे लेट सपोज ये x1 है, x1 है, और कोई कह लो ये x2 है, तो बता x1 पे एट x1 dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स। तो भाई अगर यहाँ पे एंगल θ1 है तो हम लिखेंगे tan θ1। और अगर कोई x इज इक्वल टू x2 पे पूछे, x इज इक्वल टू एट x2 कोई पूछे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, tan θ2 आ गया। और अगर एट x इज इक्वल टू x3 की बात करें और dy बाई डी एक्स निकाले हम, वहां पे जाके tan θ3 लिख दिया, ये भी समझना है। और जो ये तीन वैल्यूज निकाली हमने, x1 पे, x2 पे, x3 पे, ये इतना इतना निकाल लिया, और हमने बोला कि ये जो रेट है ना वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो ये रेट से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, यानी कि dy बाई डी एक्स जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। और वो जो इंक्रीज कर रहा है उसका रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। कैन वी से दैट कि dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि रेट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट और नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन, राइट, ये जो आपने निकाला है, अपॉन x2 माइनस x1 एंड tan θ3 माइनस tan θ2 एंड दिस डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, अगर ये ऐसा होगा देन rate is increasing, rate is increasing at constant rate, at constant rate, rate is increasing at constant, मतलब अगर ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है और ये स्पीड होता है, तो स्पीड रेट हो गया, और फिर हम कहते हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, राइट। अगर ये ऐसा हुआ तो मतलब ये जो बढ़ रहा है समथिंग है, अगर ये बराबर हुआ, बराबर हुआ तो, और इफ नॉट, इफ दिस इज नॉट, अगर ये इक्वल नहीं है, तो अब मैंने इसको ये व्हाइट के लिए व्हाइट में लिख दिया, और अगर सपोज कर लो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख के पीला रख दिया, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू इट, देन rate is not increasing with constant rate, with constant rate। समझ में आया, मतलब ये व्हाइट वाला हुआ तो व्हाइट स्टेटमेंट, पीला वाला है तो पीला स्टेटमेंट, ऐसे समझा दिया। तो ये 5 पॉइंट आपने समझ लिया। अब हम छठे की बात करेंगे, और बस उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा चेंज होएगा, ये 5 हो गया, और छठे की बात करेंगे। सो दिस इज 6th वन। Suppose our graph is like this, ऐसे, something like this। ये नहीं आगे जाके इसको, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके साथ आपने ऐसे कांस्टेंट बना दिया, तो यहाँ तक तो वो बढ़ा, और इसके बाद यानी कि आपने 2 ग्राफ मिला दिए, एक इन्फॉर्मेशन ये और एक इन्फॉर्मेशन है, आप इनको प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम तो इसको बेसिक ग्राफ बना के कर रहे हैं, इसलिए हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ना, दिस वाज द फर्स्ट वन, तो इसको यहाँ से हटा दिया, तो इस वाले की बात पढ़ रहे हैं। सो नाउ लुक एट दिस हियर। अब अगर इस पे आपने y लिया और इस पे आपने x लिया, तो अब अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, सपोज कर लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप इस टेंजेंट की बात करें, इस टेंजेंट की बात करें, तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे आप x बढ़ रहा है, ये थीटा क्या होता जा रहा है, घटता जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि x बढ़ने से y बढ़ रहा है, x बढ़ने से y बढ़ भी रहा है,
आप देख रहे हैं यहाँ पे x बढ़ने से y बढ़ रहा था और dy by dx जो है वो कांस्टेंट नहीं था और रेट इंक्रीज कर रहा था। इसमें क्या देखा, x इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, करेक्ट। x बढ़ने लगा, x इंक्रीज करने लगा, y इंक्रीज कर रहा है। बट dy by dx कांस्टेंट नहीं है एंड dy by dx कैसा है भाई, इंक्रीज नहीं कर रहा है, इज डिक्रीजिंग। ये कैसे पता चला कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। सो dy by dx इज डिक्रीजिंग। तो आप कहेंगे कि दैट इज, दिस इंप्लाइज दैट इज रेट इज डिक्रीजिंग, रेट इज डिक्रीजिंग, रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेट डिक्रीज हो रहा है। y का मतलब रेट ऑफ चेंज इन y, rate of change in y with respect to change in x is decreasing वो टाइम के साथ। और बिल्कुल जब यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यार ये रेट घटते घटते, सपोज अगर थोड़े से पैरेलल भी हो गया ऐसे, तो अब यहाँ पे तो इसका स्लोप ही क्या हो गया, 0, इसका मतलब वो रेट 0। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने बोला कि अगर ये x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सपोज करो ये थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक तो रेट घटते घटते अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो उस टेंजेंट कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का मतलब उसका स्लोप क्या हो गया, 0। इसका मतलब रेट क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। सो अगर हमने ये व्हाइट वाला सेक्शन नहीं जोड़ा है इसमें, तब तक तो अभी सिर्फ लिखेंगे डिक्रीजिंग। बट हाँ, हमें पता चल रहा है कि किसी एक्स की वो चीज ढूंढे, लेट सपोज एक्स का हमने वो पॉइंट ढूंढा जहाँ पे वाई मैक्सिमम है, भाई यहाँ पे ये मैक्सिमम है सपोज। चलो ये बात भी मैं बता ही देता हूँ, सोच रहा था कि ना बताऊं, राइट। और इस जगह पे हमारे लिए y की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम y नॉट, और इस जगह पे x नॉट है, तो x नॉट पे उसकी वैल्यू क्या है, y नॉट। और लेकिन अब इस जगह पे dy by dx क्या हो गया, 0 हो गया। सो एट x इज इक्वल टू x नॉट, ओहो, at x is equal to x naught, y is equal to y naught, that is maximum, and at this x and at this x, dy by dx is equal to 0. This implies rate is 0. देख रहे हैं आप, जब x की जिस वैल्यू पे y मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम होने का मतलब अब क्या हुआ, अब उसके बाद वो आगे नहीं हो रहा है, अब उसके बाद तो वो डिक्रीज करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन उस मोमेंट पे इस जगह पे dy by dx निकालोगे, ठीक है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट का स्लोप, वो टेंजेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और उसका स्लोप क्या होगा, 0। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6 आपको अभी तक अपलोड नहीं किया है, राइट। इंतजार कर रहा था कि ग्राफ में जहाँ पे ये जरूरत होगी पहले ये सब बताऊंगा और फिर मैं आपको उस लेक्चर को आपको पढ़ाऊंगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, लेकिन रेट जो है y का x के साथ बढ़ने का रेट जो है वो घटता जा रहा है। तो x के किसी खास वैल्यू पे y की एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें, और जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है, उस जगह पे हम अगर पूछे कि भैया बताओ रेट क्या होगा, तो वो रेट 0 होगा, क्योंकि रेट क्या होता है, dy by dx, और dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इस जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा और उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो ये समझ में आना चाहिए, ये जितनी मैंने बात कही ये यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ताकि आप क्या करें, टीचर को पता होता ना, अगर मैं सिर्फ एक बार बोलने से काम चल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग टाइप के, वो लाख टीचर उसको कितना समझा ले वो समझने के लिए तैयार है ही नहीं, राइट। सो लिख, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द x is equal to, at the x is equal to x naught, y is maximum, and that is equal to y naught, and dy by dx is equal to 0. This implies at x is equal to x naught,
right? Tangent will be parallel to x-axis, that is horizontal, and slope of horizontal is 0. Slope of horizontal is 0. Therefore dy by dx is 0. यानी कि अगर वो सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता, तो यहाँ से आगे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, और फिर वेलोसिटी घटते 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 और इस वाले टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. तो dy by dx 0, यानी कि x के जिस वैल्यू पे y मैक्सिमम, सीखने वाली बात क्या है, x के जिस वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, वहां पे dy by dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. आई रिपीट, x के जिस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम हो रहा है, उस जगह पे dy by dx क्या है, 0. At the x is equal to x naught, if y is equal to maximum, that is y naught, then and नहीं क्योंकि then dy by dx is 0. At x is equal to 0, at x is equal to x naught लिखना चाहिए था मुझे, ये देखो 0 हो रहा था. एक मिनट बच्चा लोग, कुछ कुछ छूट ही जाता है और कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो बड़ा खराब लगता है, बट यू नो वी कैन नॉट अवॉइड. लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, 5-5 6-6 घंटा पढ़ाने में कहीं ना कहीं आंख स्लिप कर जाती है और काम खराब हो जाता है. सो एट x इज इक्वल टू x नॉट, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. व्हाई, क्योंकि y मैक्सिमम है, x एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, देयरफॉर dy by dx इज 0. तो यहाँ मोटे तौर पे बात क्या हुई, where x is yeah, where y is, I mean the given x for which y is maximum, which y is maximum at that x x dy by dx is 0. यानी कि ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, dy by dx कहाँ 0 है, जहां y की वैल्यू मैक्सिमम है. So the given x for which y is maximum at that x dy by dx is 0. ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बात समझा दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हम लोग इसको खूब यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन का पार्ट 6 इसी बात के लिए छोड़ा गया है. हम वहां पे इसके ज्यादा बारे में बात करेंगे, बट हो सकता है वो लेक्चर ना पढ़ाऊं और इसी से काम चला लूं, तो आपको ये बात समझा दी गई है. भूलोगे तो डांट पड़ेगी. ये बात इसलिए कही जाती है कि आप उसको सिंसियरली याद रखिए. ये पॉइंट नंबर 6 हुआ. अब हमने 5 और 6 पढ़ लिया, 7वें और 8वें में क्या देखा जी, हमने ऐसे पढ़ लिया और हमने ऐसे पढ़ा लिया. ऐसे भी हो गया एक तरीके से, इधर से भी आ गया, इधर से भी हो गया. अब एक सवाल देखो जी, कुछ ऐसा उठा, बेसिक ग्राफ नंबर 7. अब अगर आपसे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला, जैसा कि हमने देखा था ये वाला, देख रहे ना ऐसे उठ रहा है, तो बिल्कुल आप इसको यहां से ऐसे बनाइए. सपोज कर लिए यहां से ऐसे हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. ये नाउ वी आर टेकिंग द ग्राफ लाइक दिस. समथिंग लाइक, हमें नहीं मालूम कि इसके आगे क्या होगा, मैंने यहीं पे छोड़ दिया. तो अब अगर इसका मतलब क्या है, इस पे आपने क्या लिया, x लिया, इस पे क्या लिया, y. 0 आपका 0 0. ठीक है जी. मैंने हर जगह ये एरो नहीं डाला है, ये गलत बात है, ये डलना चाहिए. ये दिखाता है इंक्रीजिंग x को, बट आप समझ सकते हैं, इतनी बात आपको भी मालूम होगी. सो व्हाट यू सी हियर, देखिए व्हेन x is equal to 0, y has already a maximum value, y is max, that is y is equal to max, that is y naught. ओके. और x इंक्रीज करने पे, when x increases, y is decreasing now. x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. x इज इक्वल टू 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और x इज इक्वल टू, जब x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. आपने एक बात, एक सिमिलैरिटी दिखाऊं आपको, जरा देखिए. ये वाले ग्राफ में क्या था,
x 0 था, y 0 था, x बढ़ता था तो y कॉन्स्टेंटली बढ़ता था, dy by dx कॉन्स्टेंट होता था। ये थर्ड ग्राफ की बात करें। और फिफ्थ में क्या हुआ, x 0 पे y 0 है और x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रेट इंक्रीज हो रहा है। ये थर्ड और फिफ्थ के बीच का रिलेशन है। ओके, और फोर्थ देखिए, x 0 पे y मैक्सिमम है सर, और जैसे जैसे x बढ़ता है y घटता है, बट ये कांस्टेंट रेट से घट रहा है। और वहां देखिए तो उसका रेट कांस्टेंट नहीं है। फोर्थ एंड सेवेंथ के बीच का रिलेशन। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि x is equal to 0 पे y is maximum and that is equal to y naught. So when x increases, y is decreasing. तो ये बेसिक बात तो हमने समझ लिया। अब अगर हम इस पे टेंजेंट बनाए तो उसका क्या होगा भाई, हाउ यू विल टॉक अबाउट द टेंजेंट। तो मैं आपको ना इसको समझाने के लिए खूब लंबा तरीका भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी बात समझाना चाहूंगा, और उस छोटी बात से आप अगर समझेंगे तो अच्छा होएगा। चलो मैं अगर इस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, समथिंग लाइक दिस। लेट सपोज मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, इसी पॉइंट पे टच कर रहा सपोज, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ। ओहो, ये टेंजेंट, टेंजेंट समझना है बच्चों, ये तो उसी के ऊपर चिपट गया, ये ठीक बात नहीं है, राइट। सो वो टेंजेंट अगर हमें बनाना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी लाइन की। ओके लेट्स सी, तो मैंने एक ये समथिंग लाइक दिस, ये टेंजेंट, फिर अगर हमें यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना हो, हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एक, ठीक है ना, ये तीन टेंजेंट दिखा दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर वो टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करते इस जगह पे, तो वो टेंजेंट कैसा आता, हॉरिजॉन्टल आता। यहाँ का टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते तो कैसा आता, हॉरिजॉन्टल आता। और फिर टेंजेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, पहले हॉरिजॉन्टल आया, फिर हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वर्टिकल होता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल था, और नीचे और नीचे और नीचे, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वर्टिकल होता जाएगा। ओके, अच्छा जी, इस केस में देखो, यहाँ क्या था, वर्टिकल था, स्टार्टिंग में टेंजेंट वर्टिकल था, और फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वर्टिकल से ऐसे ऐसे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ओके, और यहाँ देखो, यहाँ कैसा आता है टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से फिर ये क्या हो रहा है, टेंजेंट वर्टिकल हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और फिर क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। और यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टार्टिंग का टेंजेंट वर्टिकल और फिर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ओके, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो रहा है, वर्टिकल। तो टेंजेंट जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है, यानी कि जैसे है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और बाद में वो वर्टिकल होने लगा, जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने लगता है टेंजेंट, तो इसका मतलब कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो इसका मतलब कि वो डिक्रीज कर रहा है। अभी ये मोटी बात आपको देखने आना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो आप में से कुछ लोगों को ट्रिगोनोमेट्री की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और शायद आप ना समझ पाए, इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे हाथ को देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से ऐसे होते जा रहा है, तो इसका ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो थीटा बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से जब टेंजेंट टेंजेंट पहले हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो रहा है, इसका मतलब कि उसका स्लोप बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। और अगर वर्टिकल है और फिर वो घट रहा है तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल है, और जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स हो रहा है तो ये वर्टिकल होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी स्लोप बढ़ेगा। और इस केस में हमने देखा कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो यहाँ स्लोप घटेगा। बस ये मोटी बात आप याद रखो और उससे अपना काम चलाओ, चूंकि इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और वो परेशान करने लगेगा हमें। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताया कि dy by dx इज व्हाट, dy by dx इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, और dy by dx इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। सो ओके, इतनी बात हमने समझ ली, राइट। और इज इंक्रीजिंग, और हम ये क्या देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, समथिंग इज डिक्रीजिंग, वाई घट रहा है, और उसके बाद वो रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कोई चीज तेजी से, जितने तेजी से घट रहा था, वो जो तेजी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज करो, अगर मान लिया जाए कि कोई गाड़ी आ रही थी कहीं से और उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। तो वेलोसिटी
घटती जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है। ओके, लेकिन जरा डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से देखो तो अगर आप किसी गाड़ी को ब्रेक लगाओगे और ब्रेक लगाओगे तो वो पहले सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, अगले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी अगले एक सेकंड में कम हो जाएगी। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी? यस। और वो डिस्प्लेसमेंट घटने का तरीका क्या होगा, मतलब वो रेट डिस्प्लेसमेंट बड़ी तेजी से घट रहा है, वो कांस्टेंट रेट से नहीं घट रहा है क्योंकि आपने ब्रेक लगाया है। यस, तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि यहाँ पे dy by dx इज इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे y इज डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग, y is decreasing with increasing rate, with increasing rate, increasing rate। अच्छा, ऐसा ही कोई लाइन हम उधर बना सकते हैं क्या? हाँ, इसको क्या लिखेंगे, y is increasing with decreasing rate, y is increasing with decreasing rate। देखो ना, डिक्रीज कर रहा था, with decreasing rate, decreasing rate, right। और वहां पे क्या लिखेंगे, y is increasing with increasing rate, y is increasing with increasing rate, ये हमने लिख दिया, इंक्रीजिंग रेट। और अब 6, 7, अब 8वें की बात करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ये समझ में आया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे ये मैक्सिमम और ये घटते जा रहा है। अगर इस आगे बनाया होता, सपोज अगर ये खिंच के यहाँ तक आता तो हम कहते देखो यहाँ पे 0 हो गया, फिर उसका रेट ऐसे हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ग्राफ। सो विल टॉक अबाउट द ग्राफ नंबर 8 एंड दैट इज बेसिक ग्राफ नंबर 8 एंड राइट, या basic graph number 8. So this is something like, and now we'll talk about कि हमने इस पे क्या ले लिया, y, इस पे क्या ले लिया, x। अब हम ऐसे ले रहे हैं ग्राफ, ठीक है। we take the graph like this, so something like this, ये 0 0 है। so what we see here कि जब x 0 था हमारा, y की वैल्यू y नॉट है, और x जब आप बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है। देख रहे हैं 5 और 6 में आपने क्या देखा, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा था, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा था, एक में इंक्रीजिंग रेट से एक में डिक्रीजिंग रेट से। अब क्या हो रहा है, दो ग्राफ हमने ऐसा लिया, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से। और वैसे भी अगर टेंजेंट वाली बात जो मैंने सिखाई आपको, स्टार्टिंग में इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा। स्टार्टिंग में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, इस पे वर्टिकल आएगा, यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट होगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये कैसा आएगा, ऐसे होगा। फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा, वो यहाँ टेंजेंट करोगे तो कुछ ऐसे होगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे वर्टिकल है, टेंजेंट स्टार्टिंग में वर्टिकल है, और वर्टिकल के बाद वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश हो रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिक बात आपने समझ ली है और इसको पकड़ के आप खींच दो। सो एट x इज इक्वल टू 0 0, y इज इक्वल टू y नॉट, मैक्सिमम है, and x increases, y decreases, and dy by dx is not constant, constant नहीं है, right। और dy by dx जो है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, वर्टिकल था, क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है। हमने उस वाले में क्या बोला, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, तो dy by dx is right is decreasing, क्योंकि वर्टिकल से वो decreasing, this implies rate is decreasing, rate is decreasing, rate is decreasing। so we can say in one liner कि x बढ़ने से y बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, लेकिन घटने का रेट कैसा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। so with increasing x, इसको अलग कलर से लिखे, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो, तो so we have to say with increasing x, with increasing x, y is decreasing, y is decreasing, decreasing with decreasing rate, with decreasing rate, right, right।
मैंने आपको बेसिक ग्राफ्स जो 8 होते हैं वो हमने आपको पढ़ा दिया, सारे के सारे 8 ग्राफ बेसिक ग्राफ से चले थे, 1 2 राइट, कैसे इंटरप्रेट करना है ये भी समझा दिया, 3 4 देन 5 देन 6 7 8, हमने सारे बेसिक ग्राफ पढ़ा दिए। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वन एग्जाम्पल, राइट। ग्राफ का एक तीसरा लेक्चर भी हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें शामिल करेंगे। तो अभी हम लोग इन 8 ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, राइट, आपको मतलब ये जो 8 आपने पढ़ा है, इसी 8 को हम लोग यूज करते हुए एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए फटाफट हमें इंटरप्रेट करना सीखना होगा उसको। सो नाउ वी आर सेइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है, आई हैव नॉट सेड ऑफ एनीथिंग, मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर अब मैं सपोज कर लो एक, दो, राइट, देन 3, राइट, चलिए अब हम लोग फटाफट ग्राफ बनाएं और इंटरप्रिटेशन करते चलें। सो लेट्स सी, राइट, सो हमने इस पे लिया डिस्टेंस और इस पे लिया टाइम। अब यहाँ आए हैं, टाइम हो गया टी, और इस पे लिया डिस्टेंस, राइट, इस पे लिया डिस्टेंस, इस पे लिया टाइम, डिस्टेंस इस पे टाइम, 0 0 0 0, दिस इज 1। अब क्या पता चल रहा है, टाइम बढ़ने से डिस्टेंस क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इस टाइम पे, 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 इस टाइम, यानी कि बंदा ऑलरेडी, जब हमने इसको ध्यान देना स्टार्ट किया तो वो अपने घर से कुछ दूर था, और फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब बंदा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इज नॉट मूविंग, नो। अगर चल रहा होता तो बदल रहा होता। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और देख रहे हैं कि टाइम बढ़ने से उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब दिस मैन इज एट रेस्ट, राइट, बॉडी इज एट रेस्ट, body is at rest, body is at rest, and its speed is 0, speed is, its speed is 0, तभी तो रेस्ट पे है। कैसे पता चला, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप क्या होगा, अब ये ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप 0 होगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ds अपॉन dt क्या होता है, स्लोप होएगा। तो ds अपॉन dt क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब स्पीड क्या है, 0 होगी। सो बॉडी इज एट रेस्ट एंड स्पीड इज 0, एंड एक t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी इज ऑलरेडी s इज इक्वल टू s नॉट किसी पोजीशन पे। ये मीनिंग निकला। इसकी बात करें तो यहाँ क्या मतलब निकल के आया भाई हमारे लिए, ये पहला हो गया। दूसरी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस सेकंड वन, सो व्हाट डू यू फाइंड हियर, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है,
हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ही टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन पे होगा, या तो वो लॉर्ड कृष्णा होगा, रामा होगा, मीन्स गॉड है, या हमारा मन है, मन एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे होता है, राइट। बट मन के साथ भी नहीं है, मन हमारा एक टाइम पे यहाँ है तो अगले मोमेंट पे अलग होता है, वो भी टाइम बदलता रहता है। सो दिस इज अ गॉड मोशन ग्राफ या गॉड प्रेजेंस का ग्राफ कह लो, बट गॉड फिजिक्स में होता नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। खत्म, राइट। तो ये आपने इंटरप्रेट कर लिया, इसका मतलब इसका स्पीड के बारे में क्या इम्पॉसिबल है, ग्राफ ही इम्पॉसिबल है, उसकी वेलोसिटी तो कह रहा है ds अपॉन dt जीरो है, यानी कि इनफाइनाइट स्पीड से जाएगा, और किसी भी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ये कह रहा है इनफाइनाइट स्पीड, इनफाइनाइट स्पीड, स्पीड which is not possible, which is not possible, which is not possible। भैया ये बिल्कुल संभव नहीं है, तो खत्म हो गया ये मसला, राइट। सो अब अगर हम थर्ड की बात करें यहाँ पे, सो नाउ वी टेक इट लाइक, हमने इस पे एक ग्राफ ऐसे ले लिया, राइट, दूसरा हमने ऐसे ले लिया, तीसरा हमने ऐसे ले लिया, ठीक है जी, थर्ड ए बी सी ऐसे करके कर सकते हैं। तो अब आपने इसमें क्या इंटरप्रेट करेंगे, आप ये कहेंगे ना कि भाई ठीक है, ये टाइम है, इस पे आपने डिस्टेंस लिया है, इस पे आपने डिस्टेंस लिया है, इस पे आपने टाइम लिया है, इस पे आपने डिस्टेंस लिया है, इस पे आपने टाइम लिया है, ये एस नॉट है, ये टी नॉट है, समथिंग लाइक दैट, ये 0 0। तो आप इसको कहोगे क्या, भाई बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट, बॉडी इज मूविंग, देखो जी, बॉडी लिखना था, मैं बट लिख रहा हूँ, बॉडी इज मूविंग, मूविंग विथ, क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे या कांस्टेंट स्पीड कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको कहना चाहिए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट, स्पीड। और दूसरी बात क्या है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, यस। इसका इसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड आएगा टेन थीटा के बराबर, इसका स्पीड कितना है, टेन थीटा, निकाल दो। इसके बारे में क्या कहोगे, ये थीटा वन मान लिया, राइट। सो बॉडी इज इज एट origin, body is at origin till t naught, मतलब t naught टाइम तक वो origin पे ही है, till t naught, and after t naught, and after t naught, it it starts moving, it starts moving with constant speed equal to tan theta 1। भाई अरे भाई, टी यहाँ से यहाँ तक तो एस जीरो है, यानी कि डिस्टेंस जीरो है, अब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का बढ़ने का रेट क्या है, डीएस अपॉन डी क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, टेन थीटा वन, और डीएस अपॉन डी क्या होगा, स्पीड होगा, तो स्पीड कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट है, और बॉडी कांस्टेंट रेट से अपना डिस्टेंस बढ़ा रही है, यानी कि टी टाइम के बाद। हो गया, यहाँ पे क्या मीनिंग निकला भाई, कि बॉडी इज एट टी इज इक्वल टू जीरो, बॉडी ऑलरेडी पहले से कहीं दूर है, और उसके बाद टाइम बढ़ रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो आप उसका अगर कोई थीटा टू है तो आप लिख लीजिए, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड स्पीड इक्वल टू टेन थीटा टू, राइट, and at t is equal to 0, and at t is equal to 0, it is at s is equal to s naught, यानी कि पहले से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ये मीनिंग निकल के आया। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे सीधा सीधा स्पीड के बारे में बता रहे हैं ना, स्पीड कांस्टेंट है, टेन थीटा है, ये स्पीड टेन थीटा वन है, स्पीड टेन थीटा टू है। अगर आपने स्लोप नहीं पढ़ा होता तो आप कैसे बताते, और ये ds अपॉन dt है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात है, और इस बीच का एवरेज स्पीड निकालो या इंस्टेंटेनियस स्पीड रखा लो, इस पूरे केस में क्या होगा, सेम, यानी कि इसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, सेम होगा, किसी भी टाइम पे निकाल लो भाई, कहीं भी दो पॉइंट के बीच का एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस निकालो, ये समझ में आना चाहिए, राइट। अब हम अगले, आप में एक मिनट पर चलो, now we are talking about the next point, so this is fourth one, so now we can think of a graph like this, ऐसे ग्राफ मान लें,
क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई देखो, इस पे आपने डिस्टेंस लिया, इस पे आपने डिस्टेंस लिया, इस पे आपने टाइम लिया, इस पे आपने टाइम ले लिया। यानी कि दूर कोई बंदा, बहुत ध्यान से देखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं आप, आपको बहुत कमाल की चीज सीखने को मिलेगी। ये डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है, ये डिस्टेंस है। तो t इज इक्वल टू 0 पे बंदा ऑलरेडी कहीं पे था और टाइम बढ़ने के बाद वो पीछे आ रहा है। तो ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई ऐसा ग्राफ बनाने लगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो भाई जहां पे है वो बंदा, तो टाइम बढ़ने से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा ना। डिस्टेंस इज नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, इट्स एब्सोल्यूट डिस्टेंस। तो तुम कहोगे इतने टाइम पे वो इतना यहाँ पहुंच गया, अरे तो डिस्टेंस ये कहलाएगा ना, इनिशियल से ये यहाँ से थोड़ी लिया जाएगा, जहां से चला है वहां से डिस्टेंस मेजर होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। हाँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो कहते हैं ओके, टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट सकता है और डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है। डिस्टेंस कैसे घट सकता है? भाई मैं यहाँ पे था और अब मैं चलना स्टार्ट किया, बढ़ ही गया, और चलना स्टार्ट किया, बढ़ ही गया, और चलना स्टार्ट किया, बढ़ ही गया, यहाँ आया और बढ़ ही गया, और बढ़ ही गया, और बढ़ ही गया। तो डिस्टेंस तो कभी घट नहीं सकता ना टाइम के साथ। या तो डिस्टेंस 0 रहेगा, और अगर टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस तो बढ़ते रहना चाहिए। तो आप यहाँ कह दोगे कि ये हो रहा है और आप कहेंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, वो ऑलवेज बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बात समझ गए कि ये पॉसिबल नहीं हुआ इसमें। ये हमारा 4 नंबर मैंने आपको दिखाया कि हाँ इसमें क्या डिमेरिट है, ये नहीं हो सकता। तो ये देख रहे हैं कि अगर माथा रटने वाले में होता तो कोई बंदा फट से बता दे, अच्छा अच्छा बंदा घर जा रहा है जी, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अरे भैया जा रहा तो डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 पे तो यहाँ है ना, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, डिस्टेंस यहाँ से दिखाओगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस इतना है और अब टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस घटने लगे, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, वो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि ऐसा नॉट पॉसिबल, यानी कि सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल लिखना चाहिए। सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे ग्राफ वर्ड डाल। तो ये आपने एक बड़ी बात सीख ली। अब पांचवे की बात करते हैं जी। तो हमें पता है यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ हमें टाइम मिला है, राइट, टाइम मिला है, ये हमारा ओरिजिन 0 0 होगा। तो अब आप इस पे ग्राफ ले लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा ग्राफ लेंगे भाई आप? तो सबसे पहले वाला बनाइए। तो आपने क्या देखा? ओके, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इसका स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? राइट, व्हाट यू विल से दैट, राइट, distance increasing, distance increases, like time increases, distance increases, right? dy by यानी कि ds by dt not constant, not constant। इसका मतलब स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग। क्या कहोगे आप? यू विल से दैट increasing speed से increasing distance increase हो रहा है। So you'll say that distance is increasing with increasing speed, with increasing speed। This is what you can say। तो ये आपका 5 नंबर ग्राफ हो गया। अब अगर 6 की बात करें हम, तो अब क्या करेंगे हम? विल टेक दिस वन, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ले लो जी, थोड़ा और बड़ा भी बना सकते थे, बट इतना ही हाथ चला, कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पे आपने डिस्टेंस ले लिया, इस पे आपने टाइम ले लिया, ये 0 0 हो गया। क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पे? कि टाइम बढ़ने से
टाइम बढ़ने से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट टेंजेंट देखोगे तो क्या हो रहा है, ये तो समझा चुका कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ds अपॉन dt कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और बट स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक आदमी स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया और उसका स्पीड ज्यादा था, और फिर धीरे धीरे थकता गया, स्पीड कम होता गया, और फिर फाइनली स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया। तब तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इट इज पॉसिबल। सो विल से दैट t increases, distance increases, speed not constant, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि बंदा कैसे ट्रेवल कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। विल से दैट increasing distance, increasing distance with decreasing speed, with decreasing speed। क्यों हमने डिक्रीजिंग वर्ड लगाया, डिक्रीजिंग स्पीड बोला इसको, स्पीड डिक्रीजिंग क्यों बोला, कि इसका स्लोप घटता जा रहा है। ठीक है, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इन द बेसिक्स ग्राफ में, इसका स्लोप घटता जाएगा। कितना अच्छा होगा इन आप बच्चों के लिए कि आपको अगर ना समझ में आए तो यू हैव अ राइट, लाइक यहाँ समझा रखा है कि यहाँ पे स्लोप घट रहा है, अच्छे तरीके से बता रखा है। तो यू कैन गो बैक एंड मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक। सो दिस इज, ये 6 पॉसिबल हो गए। अब क्या 7वां 8वां पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं जी 7वां 8वां ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। सो 7वां नंबर की बात करें, जरा देखते हैं यहाँ पे। सो आई एम टेकिंग दिस वन, फिर taking this, right? So this is 7, this is 8, and इस पे हमने 7वां लिया कुछ इस तरीके से बोला, 8वां बोला ऐसे, एंड दिस इज एस, और इस पे लिया टी। ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, एस। अब मैं हर्ष तुमसे पूछूं, बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? सर नो। राइट, और ये सर नो। 7 और 8 पे ये बड़ा साफ साफ है कि टाइम बढ़ने से डिस्टेंस घट रहा है, टाइम बढ़ने से डिस्टेंस घट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो 6 आई मीन 7 8 और जो हमने पीछे पढ़ा 4, ये पॉसिबल नहीं है। राइट, सो हाउ इट इज पॉसिबल, या तो डिस्टेंस ना चेंज हो, और अगर टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस पोजीशन बदल रही है तो डिस्टेंस तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये 7 8 नॉट पॉसिबल, 7 and 8 not possible, not possible, possible because distance is either 0, is either 0 0, right, or keep increasing, और keep increasing, वो बढ़ता रहता है, वो घट नहीं सकता। तो आपका ये बहुत साफ साफ समझ में आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ से दिखाएं। राइट, ये दिखाना है तो इन केसेस को आपको इनके लिए यहाँ से, यानी कि कोई कहे कि जी वैसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, वही जब डायरेक्शन की बात करने लगेंगे आप तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगेंगे आप, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ी होगा, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई मेड यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये आपने समझ लिया कि ये पॉसिबल है। अब मैं आपके सामने एक 9 नंबर ग्राफ दिखा रहा हूं मैं, और दिस आई बिलीव यू शुड इंटरप्रेट ऑन योर ऑन। यहाँ पे लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। एक
सी एक 9 नंबर ग्राफ बनाया, एक 10 नंबर ग्राफ बनाया मैंने। इस पे डिस्टेंस लिया है, इस पे टाइम लिया। इसको इंटरप्रेट करने के लिए बोला गया और बोला इसको भी इंटरप्रेट करना है आपको। ये मैंने यहाँ से बोला ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। S0 है, फिर 5S0 पे पहुंच गया समथिंग है। 5S0 बोला मैंने, आई सेड 5S0। S0 है तो चलो 3/2 S0, नहीं 5S0, 5S0। अब तुम स्केल पे के चक्कर में मत पड़ना है। और यहाँ पे बोला जी S इज इक्वल टू S0, यहाँ पे θ1 और ये θ2 और ये S0 है। तो इसके बारे में अगर पूछूं तो क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? तो 0 से t के बीच में क्या देखेंगे भाई, थीटा कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से 0 से t तक गई। सो बॉडी ट्रेवल्ड। अब देख रहे हैं ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ तीनों पढ़ा आपने, तीनों को मिक्स करके एक नया ग्राफ बना दिया आपने। ये है बेसिक्स, ये भी पढ़ रखा है, इसका भी बेसिक पढ़ रखा है, इसका भी बेसिक पढ़ रखा है। आपने इनको मिला दिया, एक नया ग्राफ तैयार हो गया। तो बस जो मैंने आपको 8 बेसिक ग्राफ बता दिए, उन्हीं बेसिक ग्राफ के कॉम्पोजिशन से जोड़ जोड़ करके अलग अलग तरीके का पैटर्न आपको दिखाया जाएगा। सो बॉडी ट्रेवल बिटवीन 0 to T1 with constant speed, with constant speed equal to tan theta. Okay, between T1 to T2, T2 it is at rest, at rest, speed 0. Between T2 to T3 it is moving with increasing speed, increasing speed. Right, हो गया खत्म। यहाँ पे टेन थीटा है, ये रेस्ट पे है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पहुंच गई, फिर इस बीच में उस कहीं नहीं मूव की, तो कोई चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ, डिस्टेंस घटा ना बढ़ा ना घटा, और फिर वहां से ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे जागृत कहेंगे सर कांस्टेंट रहा ना, अरे भैया इतने बीच में बॉडी रेस्ट पे है तो उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाएगा, इसी को ओरिजिन मान लिया जाएगा, इस बीच में वो रेस्ट पे मान लिया जाएगा। जो ओरिजिन अगर इस यहाँ से स्टार्ट करना है तो ठीक है, आप कह दिए कि इस बीच में, ये नहीं कह सकते डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये अपने आप में बड़ा गलत लगता है। डिस्टेंस 0 है या डिस्टेंस इतना है, लाइक डिस्टेंस 5 मीटर है जी, मतलब आप किसी एक पॉइंट से उठा करके आपने डाल दिया और फिर 5 मीटर ही रह गया, चलो तुम नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस इज आइदर 0 और कांस्टेंट और कीप इंक्रीजिंग। एनीवे, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया 9 नंबर पॉइंट। नाउ 9 नंबर के बाद 10 नंबर की बात करें। अब यहाँ क्या हुआ जी, डिस्टेंस, आप तो कह रहे हो कि मैं इस पे डिस्टेंस ले रहा हूँ, आप तो डिस्प्लेसमेंट ले नहीं रहे हो, यहाँ टाइम ले रहे हो आप। तो आप यहाँ क्या देखोगे, डिस्टेंस के बढ़ने से, टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है, और फिर यहाँ तक भी संभव है, लेकिन फिर जो ये वाला पोर्शन आ गया, ये हमारा काम खराब कर दिया। तो इस पोर्शन के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, राइट, दिस पोर्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस पोर्शन इज नॉट possible, this portion is not possible in distance time graph. So that's how we have understood. तो ये हमने सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है। अब सोचो अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं, तो ये जो मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आप डिस्प्लेसमेंट टाइम में सोचिएगा, वेलोसिटी टाइम में सोचिएगा, एक्सेलरेशन टाइम में सोचिएगा, और सोच के रखिएगा, क्योंकि अगला पार्ट जो होएगा ग्राफ का, उसमें हम ये तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे, बहुत कम टाइम में डिस्कस करेंगे, और फिर सीधा का सीधा आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलेंगे। इसके जो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक्स ग्राफ पढ़ा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया। अब अगले अगले क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपने इस क्लास में इतने दिन देर तक बने रहें, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर and you have hit the like button, and please keep sharing and keep discussing with your friends, and अगर आपको कोई डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए और we will definitely look into it और जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स के लिंक भी दिए होंगे, और साथ साथ एक प्लेलिस्ट भी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे लेक्चर्स का, तो वो आप उन सब का भी आनंद उठाइए। and keep watching. Thank you very much. See you in the next class. God bless you.